हाँ, तो प्यारे प्रतिभागियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। विगत परीक्षाओं के एलडीसी में पूछे गए जो सवाल हैं, एलडीसी की परीक्षाओं में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो हैं उन पे चर्चा कर रहे थे। ये लास्ट ईयर का जो सवाल है, पेपर है, उसका देखिए। क्वेश्चन है 4000 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 3% तथा दूसरे भाग को 5% वार्षिक दर पे निवेश किया जाता है और निवेश पे संपूर्ण वर्ष का सरल ब्याज। तो जैसे प्रश्न को पढ़ोगे तो कंसेप्ट वही निकल के आएगा जो हम चर्चा कर रहे हैं कि ए और बी दो चीजें हैं, उनको मिला के क्या बनाया गया सी। अब सी में ए कितना है और बी कितना है, तो इसका दोनों का अंतर हम यहाँ करते हैं, इसका अंतर हम यहाँ करते हैं। परसेंटेज वाले टॉपिक में हमने समझा रखा है इसको। तो देखिएगा, एक भाग दिया हमने 3% पे, दूसरा भाग दिया हमने 5% पे, ठीक है। अब टोटल जो ब्याज है वो मिला है, एक साल का सरल ब्याज मिला 144। अब एक साल का सरल ब्याज 144 है और कितने रुपए का मिला है, 4000 का। तो हम देख लेंगे कितना परसेंट है, क्योंकि यहाँ परसेंट, तो इनका जो मिक्सचर बनेगा वो भी क्या बनेगा, परसेंटेज। तो 144 जो है वो किस पे है, 4000 पे। तो 4000 का कितना परसेंट होता है, 144। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 00 से 4 से कट जाएगा, तो 4 हो गया 3, 38 दूनी मतलब 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144, तो 4 तिया 12 हो गया और 3 बच गए 2 और 6 चौक 24, 3.6 हो गया आपके पास। अब यहाँ आ गया 3.6, ठीक है। अब 3.6% जो है आपके पास ब्याज है, पहला हिस्सा 3% पे दिया गया, दूसरा 5 पे, दोनों के कारण टोटल ब्याज मिला 3.6। तो कुछ हिस्सा योगदान 3 का है, कुछ 5 का है। अंतर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ अंतर हो गया 1.4 और यहाँ अंतर हो गया 0.6। कैंसिल कर लेते हैं तो अंतर हो गया 7:3। अब 7:3 के अनुपात में हमने 4000 को बांटा है। टोटल हिस्सा हो गया आपके पास 7 और 3 10। तो 4000 के हमने 10 टुकड़े किए, उसमें से 7 टुकड़े हमने यहाँ इन्वेस्ट किए हैं, किस पे, 3 पे। तो 4000 के 10 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा हो गया 400 का, तो 7 टुकड़े हो गए 2800 के। तो एक टुकड़ा तो हो गया 2800 का। पूछा कौन सा है, पहले भाग की राशि, 3% वाला ही पूछा है, 60 टुकड़े का मान पूछा, तो आप लिखेंगे 7/10 गुणा 4000, जो कि हो गया 7 चौक 2800 आपके पास। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% जो है वो खर्च कर देता है और उसकी आय 20% और वह 10% बढ़ता है, तो उसकी बचत में क्या परसेंट होगा। तो नॉर्मल देखिएगा, होता क्या है, आय बराबर होता है, बहुत पुराना मतलब कंटिन्यू पूछे जाने वाले सवाल है, परसेंटेज की वीडियो में ऐसा कैसा इसके बारे में बता रखा है। आय और जो रह गया वो क्या रहेगा, बचत। आपको एक स्टेटमेंट दिया गया कि आय जो है ना उसका 75% खर्च कर दिया, यानी कमा के लाया 100, व्यय कर दिया 75, तो बचा कितना, 25। प्रारंभिक ये अवस्था है कि 100 में से 75 खर्च करता है, 25 बचा लेता है। अब हुआ क्या, आय 20% बढ़ी। अब यहाँ सीखना क्या है आपको कि जो जहां बढ़, जैसे आय बढ़ रही है तो आय पे बढ़ाओ, व्यय बढ़ रहा है तो व्यय को बेस मान के बढ़ाओ। तो आय 20% बढ़ी, तो अब आय हो गई 120। व्यय जो है वो 10% बढ़ता है, तो 75% जो पहले व्यय था वो व्यय हो गया 75 प्लस उसका 10%। तो 75 का 10% सीधा सीधा निकालेंगे 7.5 हो जाएगा, तो ये हो गया 82.5। देखो 10% किसका बढ़ाना है, इसका बढ़ाना है 75% का। तो 75 का 10% कैलकुलेट करो, सीधा दिख रहा है 7.5 हो गया। 7.5 इसमें जोड़ोगे तो ये हो गया 82.5। अब देखो बचत पे क्या प्रभाव पड़ा। अब ये कह रहा है बचत जो है ना, बचत पे क्या प्रभाव पड़ा वो आपने देखना है। तो 120 रुपए कमाने लग गया वो, उसमें से खर्च कर रहा है कितने, 82.5। तो ये आपके पास रह गया कितना, 17.5 ये रह गया इधर से और 20 ये रह गया, तो 37.5 यहाँ रुपए ये बचाने लग गया है। कैसे, 120 कमा के ला रहा है, 82 रुपए 50 पैसे वो खर्च कर रहा है, तो 50 पैसे ये हो गए 83, 120 में से 83 चले जाएंगे, आपके पास 37 बच गए। अब बचत पे प्रभाव क्या पड़ा वो देखिए, बचत पहले थी 25, अब हो गई 37.5, तो सीधा सीधा दिख रहा है 12.5 बढ़ी है। अब इसको पेन से कतई करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा देख लेते, 12.5 किसका, 25 का है। तो 25 पे 12.5 रुपए बढ़े हैं, 25 रुपए पे ये मान के चलिए, 25 यूनिट मान लीजिए, 12.5 यूनिट बढ़ी है। अब 12.5 जो यूनिट है वो 25 का कितना परसेंट है, तो सीधा सीधा है आधा हो गया 12.5 किसका, 25 का। कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज, 12.5 किस में से, 25 में से, तो 50% आपका हो गया। आप काटोगे 12.5 दूनी 25, 2 50, तो 50% उसकी बचत में वृद्धि हो जाएगी। और पूछा यह था कि बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके पास, समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात क्या है, 1:5 है। तो यहाँ देखिए कि कोई भी समबाहुभुज जो है
उसमें ऐसे होता है, देखो ये बहिष्कोण आपको बनाना पड़ता है और अंतः कोण जो अपने आप अंदर बन जाते हैं। जब बहिष्कोण बनाओगे कैसे, ये जो लाइन आ रही थी भुजा उसको आगे बढ़ाने से बनता है। तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, सीधी रेखा हो गई। जब सीधी रेखा हो गई तो सीधी रेखा पे एक ही ओर बनने वाले जो कोण है उनका योग होता है 180 डिग्री। इसका मतलब कि बहिष्कोण 1 यूनिट है और अंतः कोण 5 यूनिट है। तो ये दोनों यूनिट मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। तो 6 यूनिट का मान हो गया 180। तो 1 यूनिट का मान हो गया कितना, 30 डिग्री। इसका मतलब जिस बहिष्कोण की ये बात कर रहा था उसमें इस प्रकार यहां बना हुआ है 30 और यहां बना हुआ है 150 डिग्री। अब चूंकि ये क्या है, समबाहुभुज है, समबाहुभुज है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन है। अब रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, इसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और टोटल इंटीरियर एंगल जो हैं वो 1 बाई 1 आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिएगा, अब एक्सटीरियर एंगल आपको मिल गया 30 डिग्री, यानी बहिष्कोण बाह्य कोण जो है वो 30 डिग्री है। आपने पढ़ा होगा किसी भी बहुभुज के, कोई भी बहुभुज चाहे वो रेगुलर है या नहीं है, उसके सभी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सभी बहिष्कोणों का जोड़ होता है 360 डिग्री। अब जब समबाहुभुज है तो सारे कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो प्रत्येक बहिष्कोण का माप हम ऐसे निकालते हैं, भाई 360 के बराबर टुकड़े करने हैं। 6 भुजाओं वाला है तो 360 के 6 कोण हो जाएंगे बराबर। 10 भुजाओं वाला है तो जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं, तो 10 बराबर टुकड़े हो जाएंगे। अब यहाँ एक टुकड़ा कितने का आया, 30 डिग्री का, तो कितने टुकड़े किए गए होंगे, तो सीधा सा 12 आपका आंसर हो गया। लेकिन देखिए फॉर्मूला यदि आप देखें तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि समबाहुभुज जो होता है उसका प्रत्येक बहिष्कोण निकालने का जो तरीका होता है वो होता है 360 बटा भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड। ऐसा करने से क्या निकल जाएगा, बहिष्कोण। अब बहिष्कोण हमारे पास कितना है, 30, तो हम लिखेंगे 360 बटा n बराबर 30। तो n बराबर हो गया 360 बटा 30। अब यदि n वेन वहां लिख रहे हो ना परीक्षा में तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और वहां ये लिखने से कोई मतलब नहीं। आप मुजबानी निकालना सीखो, कंसेप्ट सीखो कि प्रत्येक बहुभुज जो समबाहुभुज है उसका प्रत्येक बहिष्कोण क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जब बराबर रहेगा, एक कोण 30 डिग्री का है तो 360 को कितने हिस्सों में तोड़ा गया कि 30 डिग्री आया, तो सीधा सीधा है 360 को 12 हिस्सों में तोड़ा गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिए गए अंकों का माध्य से माध्य विचलन निकालो। अब माध्य विचलन क्या होता है कि जो डेटा आपको दे रखे हैं, जो डेटा आपको दे रखे हैं उन डेटा का मतलब क्या निकालो। जैसे माध्य से पूछ सकता है, एक पेपर में इससे पिछले साल माध्यिका का आया हुआ है, तो माध्य से निकालो, माध्यिका से निकालो। तो क्या करना होता है मैं समझाऊं। जैसे मान लीजिए ये डेटा है आपके पास, ठीक है, डेटा ले लिया। अब क्या करना है, एक्स यानी है डेटा। अब यहां से विचलन लेना है, क्या लेना है, विचलन। अब विचलन मोड ऑफ रहेगा आपके पास, विचलन जो है कैसे कि जैसे माध्य से लेना है तो पहले इन आंकड़ों को लिखो सबको, इनका माध्य निकालो और माध्य से कितना विचलित हो रहे हैं वो देखो। अब जैसे इस सवाल की बात करें हम, जैसे इस सवाल को हम हल करते हैं पूरे तरीके से मैं समझा देता हूँ कि आपके पास एक तो होते हैं आंकड़े, आंकड़े यानी हो गया डेटा एक्स, ठीक है, इनको लिख लेते हैं। अब आंकड़े क्या है आपके पास, आंकड़े हैं 37, 48, 50, 23, 47, 58, 29। क्रम से लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता, क्योंकि माध्यिका निकालते ना तब हमको क्रम से लिखना पड़ता है इनको, कि माध्यिका निकाल रहे हो तो क्रम से लिखेंगे। माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अब ये पूछ रहा है कि ये जो डेटा दिए गए हैं इनका माध्य विचलन निकालो, वो भी किससे, माध्य से, मीन से निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द मीन ऑफ द डेटा। आप इसका मतलब माध्य निकालिए। अब माध्य कैसे निकलता है, तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे एक्स बार। ये होता है आंकड़ों का योग, समस्त आंकड़ों का जो डेटा है, समेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की टोटल संख्या, ठीक है, यानी समेशन ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल डेटा। तो आप माध्य निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे सबको, 37 प्लस 48 प्लस 50 सारों को जोड़ के, और ये टोटल जो है 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 है, 10 का भाग देंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे तो मैंने जोड़ा हुआ है, तो ये जोड़ने से ही आते हैं टोटल 390। अब 390 में 10 का भाग दोगे तो वो आएगा 39, ठीक है। इसका जो माध्य होगा जोड़ के वो निकलेगा 39। अब माध्य इनका 39 है तो आपको क्या करना है, विचलन लेना है, x माइनस एक्स बार। एक्स बार से निकाले तो माध्य से निकाले तो एक्स बार ले लेंगे, माध्यिका से निकाले तो m ले लेंगे। अब 39 से लिखोगे तो ये हो गया 2, मोड ऑफ लगा पड़ा है पहले, ये 2 हो गया। 48 हो गया तो ये हो गया 39 और 9 48, ये हो गया 11, ये हो गया आपके पास 16, ये हो गया 39 और 8 47, ये हो गया 39 और ये 19 हो गया, ठीक है,
39 और 10 49 और 59, ये 10 हो गया। ये आपके पास 27 था तो ये हो गया 12, और ये हो गया 8, और ये हो गया 11। देख लेना मतलब इसका। अब क्या करना है, अब इन सबको जोड़ना है। अब माध्य विचलन क्या होता है, तो माध्य विचलन होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन, ये होता है माध्य विचलन। यानी वापस से इनका क्या लेना है, मीन लेना है। चाहे वो एक्स माइनस माध्यिका से लेता तो एम लिख लेते हम। अब इन सबको जोड़ो और जितने डेटा हैं उतना, एन का मतलब नंबर ऑफ डेटा, उनका भाग दीजिए। जब हम इनको फाइंड आउट करेंगे तो इनका टोटल जोड़ आएगा 96, और डिवाइड करोगे किससे, 10 से। आप ये छोटा सा काम है ये कर लीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 9.6। इनको जोड़ोगे ना तो 96 हो जाएगा। मेरा उद्देश्य आपको यहाँ फंक्शन सिखाने का है कि ये निकलेगा कैसे। पहले आंकड़े ले लिए, माध्य से पूछे तो इनका माध्य निकालो, माध्यिका से पूछे तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, पिछले पेपर में आया हुआ है। उनको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, फिर जो बीच में जो डेटा आ गया वो आपका माध्यिका आ जाएगा। अगला सवाल है आपके पास कि माध्य 24 है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़। ये ऐसा सवाल है जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है, इससे भी इजी है। मतलब क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दो। तो जब भी आपके पास माध्य निकाला, एवरेज और मीन एक ही चीज होता है भाई, तो ये क्या कह रहा है, मीन ऑफ द डेटा 13 डेटा, तो ये 13 वगैरह सब 13 की जगह ये लो मैं 113 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। 2 4 एक और लगा दो, 1,13,000 कर दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि माध्य सब जगह क्या है, 24 है। प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए, एक कंसेप्ट सीखिएगा। माध्य निकाला आपने, कितने भी आंकड़ों का निकाला, ठीक है। माध्य क्या होता है, पर हेड वैल्यू होती है जब इसमें सारे डेटा क्या हो गए, इक्वल हो गए, उस कंडीशन को हम माध्य कहते हैं प्रैक्टिकली रूप से। तो सब जगह 24 है, चाहे वो 10 जगह है, चाहे 20 जगह है, चाहे 2000 जगह है। अब ये कह रहा है प्रत्येक डेटा में कुछ जोड़ा गया, कुछ घटाया गया। तो सुनिएगा, यदि आंकड़ों में प्रत्येक डेटा के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कोई संक्रिया की जाए, तो सारे के सारे जो आंकड़े रहेंगे वो उसी तरीके से बदल जाएंगे। तो सीधी सी बात है, नया माध्य भी पुराने माध्य जो था उसको उसी संक्रिया कर दीजिए। जैसे यहाँ प्रत्येक आंकड़े में 3 जोड़ा गया, तो सीधी सी बात है, जब प्रत्येक आंकड़ा पहले कितना था, 24 था, तो अब प्रत्येक आंकड़ा कितना हो गया, 24 की जगह 27। अब ग्रुप में 27 का ग्रुप बन गया, तो नया माध्य क्या हो गया, 24 और 3 27। यानी इसको देखते आंसर लगाना था। 13 कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है वहां पे, क्योंकि जितने भी डेटा थे हर एक डेटा बढ़ा है। 13 थे तो 13 बढ़े हैं, 20 थे तो 20 बढ़ते। ठीक, अगला सवाल आपके पास, एक शंकु का ये आयतन है और इसकी ऊंचाई ये है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। वॉल्यूम दे रखा है कोण का और उसकी हाइट दे रखी है, और क्या पूछा, इसका रेडियस पूछा है बेस की। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोण जो होता है ना, शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी वो याद दिला दूं, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, उसका 1/3 होता है यदि सेम ही मेजरमेंट है तो। अब इसके बराबर आपको दे रखा है कितना, 116 166 32 बराबर है 1/3, पाई बोल रखा है इसने 22/7 लो, और आर स्क्वायर और एच की जगह क्या है 9 लगा दीजिए। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास हो गया 166 32 गुणा, देखिए जो नीचे थे वो ऊपर चले जाएंगे, 3 गुणा 7, ऊपर ट्रांसपोजिशन में नीचे हो जाएगा 22 और गुणा में 9। ठीक है, अब काट लेते हैं इसको आराम से। देखिएगा वैल्यू आपके पास टोटल किस में दे रखे, थोड़ा नजर इधर मार लीजिए, पूर्णांक में दे रखी है, तो सीधी सी बात है कंप्लीट कटेगा और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां से पैदा होगा। तो 22 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो चलिए 9 से काट देते हैं एक बार, तो 9 9 एकम 9, फिर बच गए यहाँ से 7, 9 8 72, बच गए 4 43, 9 चौक 36, बच गए 7, 9 8 72, 9 से कंप्लीट खत्म हो गया। अब 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बच गए यहाँ से आपके पास 7 74, 11 6 66, बच गए 8, 11 8 88। अब 2 से काट लेते हैं, तो ये हो गया 84। अब एक नॉर्मल सी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये 84 इंटू 3 इंटू 7 है, बराबर आपके पास है आर स्क्वायर। ठीक है, अब यदि आप इसको गुणा करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो बहुत बड़ी गलती होगी। अब देखो ये 21 दिख रहा है आपको, तो ये 21 इसमें भी रहता है, 21 के टेबल में ना 21 चौक 84, तो आप इसको ऐसे लिख लें 4 गुणा 21, किसको तोड़ दिया मैंने 84 को, और गुणा ये भी क्या है 21। ऐसा करने से आर निकालना आसान हो जाएगा। अब जब आर आप निकालोगे तो आर कैसे निकालोगे, आर बराबर इसका स्क्वायर रूट लोगे,
तो स्क्वायर रूट लेंगे आप किसका, 4 गुणा 21 का। स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का हो गया 2 और 21 का हो गया 21। गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी, 21 दूनी हो गया 42। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला देखिए, ये कह रहा है घन का आयतन 128 रूट 2 सेंटीमीटर है, घन के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखिए, घन का आयतन दे रखा आपको, तो आयतन है घन का, घन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो ए क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। अब आपको दे रखा है ए क्यूब जो है ना वो बराबर है किसके, 128 रूट 2 के। ये है ए क्यूब जो है वो 128 रूट 2 है। अब यहां एक छोटी सी बात समझिएगा कि ए क्यूब है और ए स्क्वायर जो आ रहा है, क्या पूछा, एक फलक का क्षेत्रफल। तो एक फलक का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, पूर्णांक में आ रहा है। तो सीधी सी बात है, आपके पास यहां जो है ना वो ए का वैल्यू एप्री में आएगा, रेशनल वगैरह होगा, उसका स्क्वायर आपके पास क्या बन गया, रेशनल बन गया। तो देखते हैं अब इसको कैसे करोगे आप, कि यहां से ए का मान निकालें तो क्यूब रूट लगेगा इसके ऊपर। अब क्यूब रूट लगेगा तो फिर इस संख्या का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करोगे। तो जब भी आप ऐसी जगह फंस जाएं तो क्या करें, संख्या का फैक्टराइजेशन कर ले, गुणनखंड कर ले, उससे पता चल जाएगा। अब सुनो, रूट 2 है ना, तो सीधी सी बात है इसके बेस में रूट 2 रहेगा, क्योंकि रूट दो गुणा करेंगे तो 2 रूट 2 पैदा हुआ होगा। एक सामान्य सा क्या लग गया, कयास लग गया यहाँ पे। तो मैं इसको लिख सकता हूं 164 गुणा 2 रूट 2। ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, 164 दूनी 128 होता है, सॉरी 64 दूनी 128 होता है, 2 रूट 2 लिख दिया क्योंकि 128 तो है नहीं। फिर रूट 2 का क्या करेंगे, तो रूट 2 तब आया होगा जब उसके साथ 2 रहा होगा, या रूट 2 का कोई ना कोई क्या मल्टीपल रहा होगा। तो यहां से अब ए बराबर निकाल लेते हैं, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। घनमूल 64 का तो कितना होता है 4, और 2 रूट 2 का कितना होता है रूट 2। ये लो, ये आपका ए आ गया। देखो कैसे आया, सीधा फैक्टर किया, फैक्टर करते ही वैल्यू 2 रूट 2 यानी अंडर रूट 2 को 3 बार आप गुणा करोगे तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, यानी ये 2 रूट 2 हो गया आपके पास। ठीक है, अब ए का मान आ गया, क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ये हो गया 4 रूट 2 इंटू 4 रूट 2। 4 चौक 16, 16 दूनी 32, भाई रूट 2 गुणा रूट 2 2 हो गया। यानी फटाफट आपको सवालों को हल करना है। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल उठाते हैं। अगला सवाल कोऑर्डिनेट है, पी क्यू एक सीधी रेखा है जिसकी लंबाई 13। देखो अलग अलग पूरा टॉपिक, कभी ये किस में जा रहा है, ब्याज से शुरू किया था, फिर एक अदर चक्कर लगा लाया, मेंसुरेशन में चक्कर लगाया, तो कंप्लीट मैथमेटिक्स में घूमना है। जब लास्ट आपका 1-2 दिन बचा है एग्जाम का, तो सारा जो टॉपिक है उसका रिविजन कर लेते हैं। देखो पी क्यू एक सीधी रेखा है जिसकी लंबाई, प्रश्न आने यही है कि कोऑर्डिनेट में क्या आएगा आपके पास, दूरी सूत्र का आएगा या फिर किसका आएगा, अंत विभाजन वगैरह का आ सकता है आपके पास सवाल। उसमें क्या आएगा, क्षेत्रमिति में आना वही है, वॉल्यूम एरिया वगैरह। तो देखिए पी क्यू सीधी रेखा है जिसकी लंबाई 13 इकाई है, ये लो, ये पी क्यू है, और पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 13 इकाई है। और इसके पी के निर्देशांक है 2 5, और क्यू का निर्देशांक है x और -7। आपसे क्या पूछा है, x का मान बताओ। तो यह सीधा दूरी सूत्र का प्रयोग करिए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दीजिए और उसको बराबर कर दीजिए 13 के। तो देखिएगा क्या करना है। दूरी सूत्र क्या होता है, पहले मैं लिख दूं, आपको याद दिला दूं। दूरी सूत्र ये होता है कि x1 और x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी ये क्या, करंट डायगोनल आपको फाइंड आउट करना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिखूंगा x1 y1 ये ले लिए, x2 y2 ये ले लिए, तो x2 माइनस x1, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -7 -5 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, बराबर है आपके पास क्या, 13। अब सुनिए, x माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4, ये हो गया -5 -7 -12, -12 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 144, बराबर उधर ये रूट हटा देंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग ले लेते हैं तो ये हो गया 169। ट्रांसपोजिशन कर लें, पक्षांतरण कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4x, ये जो हो जाएगा प्लस 148 हो गया माइनस 169 हो गया, बराबर हो गया 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -4x -21 बराबर 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं इसके। ठीक है, फैक्टर करना है तो ऐसे फैक्टर करिए आप कि गुणा करने से 21 आ जाए, और ये जो है घटाने से आपके पास क्या आ जाए, ये आपका 4x आ जाए। तो देखते हैं, बी स्क्वायर -4ac करते हैं,
ये गड़बड़ कैसे हुआ यहाँ पे 144। तो चलते आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर हो गया 0। अब द्विघात समीकरण को जैसे हल करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, x माइनस 7 हो गया प्लस 3 इधर हो गया x माइनस 7। अब आपके पास एक तो आया x माइनस 7, इसका फैक्टर हो गया, एक हो गया x प्लस 3 और बराबर आपके पास था 0। तो x का वैल्यू एक तो निकल के आया 7 और एक निकल के आएगा -3। वैसे आपको ये यहीं पता चल जाएगा, पूरा यदि कंपटीशन के लिए आप लोग पढ़ रहे हो तो यहीं से पता चल जाएगा। जो टुकड़ा जैसे ये -7 हुआ है तो इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया तो इसका आ जाएगा आगे नेगेटिव। तो ये दोनों क्योंकि द्विघात है तो इसके दो आंसर होंगे, 7 भी होगा और -3 होगा। तो देखिए इसमें 7 है 3 है, 3 ऑप्शन ऐसे मैच कर रहे हैं, उसमें 7 और 3 है, तो ये 7 होना चाहिए, -7 नहीं होना चाहिए। इधर ये 3 होना चाहिए, आपका आंसर -3 आ रहा है जबकि यहाँ क्या है 3, तो ये भी नहीं आएगा, जे भी नहीं आएगा, तो आपका आंसर इसमें से एक ही दे रखा है, कौन? 7। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला आपके पास है कौन सा बिंदु एक्स एक्स पे होता है। अब कितना इजी सवाल है, कौन सा बिंदु एक्स एक्स पे होता है। एक्स एक्स पे बिंदु होता है ये जो एक्स एक्स है, एक्स एक्स इस पे वाई की वैल्यू क्या रहती है 0। जैसे वाई यहाँ बढ़ेगा, देखो वाई का मान 1, वाई का मान 2, वाई का मान 3, इधर आओगे -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा। ये वाई बराबर 0 है, जैसे वाई बराबर 1 की लाइन ये है, वाई बराबर 2 की लाइन ये है, ऐसे ये वाली जो लाइन है ना, ये वाई बराबर 0 की लाइन है। अब जिसमें y बराबर 0 कैसे पता चलेगा, निर्देशांक कोऑर्डिनेट इस प्रकार लिखे जाते हैं, सबसे पहले आएगा x का मान छोटे कोष्टक में और उसके बाद आएगा y का मान। हमेशा ये वाला वैल्यू किसको इंडिकेट करेगा, y को। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ y की वैल्यू -2 है, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, y का मान 0 रहेगा, इस पे केवल किसका मान मिलेगा, x का। तो एक्स एक्स पे जो बिंदु होता है उसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार होते हैं, x और 0, ये कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एक्स के। तो एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट ये शो कर रहा है, तो ये हो गया आपके एक्स एक्स पे होने वाला बिंदु। अगला है आपका वर्ग के 3 शीर्षों के निर्देशांक ये हैं, तो चौथे शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा। तो इसमें देखो पहले एक वर्ग बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक वर्ग ले लिया आपने समझाने के लिए। इसमें एक कोऑर्डिनेट है 0 0, एक कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 -4, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है 4 0। अब 4 0 इसी के सिद्ध में रहेगा, जैसे 4 0 ले ले, मान लीजिए यहाँ ले लिया हमने 4 0 ले लिया, ठीक है। तो हाँ y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहाँ भी है, y बराबर 0 यहाँ ले लिया। अब ये कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। अब इसका तरीका सुनिएगा, यदि मैथमेटिक्स की हम बात करें तो स्क्वायर के बारे में बताया कि जो ना कोऑर्डिनेट हैं वो किसके हैं, स्क्वायर के हैं, वर्ग के हैं। तो जब वर्ग के कोऑर्डिनेट हैं तो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी ये वाले डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है, तो चाहे तो डिस्टेंस से निकालो, ये वाले डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है, या फिर ये वाला जो डायगनल है इसका इस वाले डायगनल के इक्वल है, ठीक है। या फिर ऐसे करो कि डायगनल का जो मिड पॉइंट होता है, जो विकर्ण वर्ग के, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बांटते हैं, तो इसका मध्य बिंदु जो आएगा वही इसका मध्य बिंदु आएगा। तो जैसे इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2 और 0, तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, 2 और 0 होंगे। कई तरीके हैं, तो जैसे आप 2 और 0 वाले पे काम करते हैं, ये है जैसे ये, और ये है x और y मान लिया, ऐसे ये लो, तो ये इसके डायगोनल आपने डाल दिए। सबसे आसान जो तरीका है मैथमेटिक्स से, बाकी डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो ये जो पॉइंट है ये विकर्णों का समद्विभाजन करता है। अब 0 0 के 4 0 के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 0। कैसे, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट कैसे होगा, x1 + x2/2, भाई दोनों के बीच का x का, ऐसे ही दोनों क्या y, ये लो, तो ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब x1 + x2 मिलके क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ भी x1 और x2 मिलके कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 आएगा, इसका मतलब ये 0 है, तो मुझे यहाँ क्या रखना होगा, 4 रखना होगा, ठीक है। ऐसे ही y1 और y2 मिलके क्या आ रहा है, 0। तो ध्यान से देखिए y1 और y2 मिलके क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, तो 0 आएगा। अब सुनिए, तो 0 आ गया, तो मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, 4। अब जो कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहे हैं वो 4 4 आ रहे हैं, क्या ये कोऑर्डिनेट ठीक है, क्या ये कोऑर्डिनेट ठीक है। तो देखिएगा वर्ग कैसे बना आपके पास। अब इस पे आते हैं अपन कोऑर्डिनेट पे। दूसरा तरीका हम इसका देखते हैं, अभी आंसर फाइनल नहीं किया हमने, क्या किया, मिड पॉइंट का सहारा लिया, ये 0 था और ये 4 था, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया, मिड पॉइंट हो गया 2 और 0, 2 0 पे इसका वो आ गया, कौन,
मध्य बिंदु। तो 20 पे मध्य बिंदु कैसे आ सकता है, दूसरा और भी मैं आपको बताऊंगा कि 20 देखिएगा, 20 यहाँ मिलेगा आपको। इसका प्रैक्टिकली करते हैं कि ये चीजें कहाँ गलत होंगी। ठीक है, देखिएगा ये 0 0 हो गया, ये 20 है। ठीक है, एक बार इसको लेते हैं अपन। इधर बात आ रही थी, पहले सर्कल ये स्क्वायर बना लेते हैं। 0 0 ले लिया आपने। दूसरा कोऑर्डिनेट था 0 -4, एक्स पे 0 वाई पे -4, तो एक्स पे 0 वाई पे -4, जैसे यहां से आ गया 0 -4। अब बात करते हैं अपन क्या कि ये जो है तीसरा 4 0, तो एक्स पे 4 ले लेते हैं और वाई पे 0, तो यही आएगा 4 0। अब आपके पास तीन शीर्ष इस प्रकार मौजूद हैं। अब यदि डायगोनल की हम बात करें तो डायगोनल तो ऐसे ऐसे आएगा। तो 20 जो है 20 ये तो यहां शो कर रहा है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपके पास ये जो शीर्ष थे, ये शीर्ष थे, ये इसी क्रम में हो। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि यहाँ क्या मेंशन नहीं है कि इसके शीर्षों के निर्देशांक इसी क्रम में है। देखो 0 0 यहाँ है, 0 -4 जो यहाँ था उसको हमने कहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया। और उसके साथ ये जो आ रहा है 4 0 आ रहा है, 4 0 और ये 4 0 वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, डायगोनल बना रहे हैं। इसका मतलब हमारा ये वाला कंसेप्ट यदि हम कर देते तो ये आंसर रॉन्ग होता, जबकि देखने से लग रहा था ऑप्शन बी है, तो ये वाला ठीक नहीं है। ठीक है, अब यहां देखते हैं स्क्वायर आपके पास बना पड़ा है। देखो स्क्वायर होगा तो ये इस प्रकार होगा। अब यहां आपको जो दूसरा तरीका विदाउट मैथमेटिक्स देखिएगा कि यहाँ y का जो है, y का वो कितना है, -4 डिस्टेंस है। ओ तो यहाँ भी y का ये आप देखोगे तो ये क्या आएगा आपके पास, x का वैल्यू है 4 और y का -4, तो ये 4 -4 रहेगा। ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि ये क्रमागत नहीं थे। ठीक है, दूसरी बात अब देखिए सॉर्ट कैसे कर सकते हैं हम। तो इसमें देखो x 0 0 है, तो ठीक है x0 तो x0, दो शीर्ष मिल गए x0 यानी y एक्सप्रेस के दो शीर्ष हो गए। अब यहां बात करते हैं ये वाले शीर्ष, देखो x0 है, x0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों शीर्ष किस पे हैं, y एक्सिस पे हैं, तो दोनों इस लाइन पे आ गए। इधर देखिएगा आप, ये वाली बात कर रहा है क्या, 4 और 0, तो ये जो एक्सिस है ये किस पे है, ये x एक्सिस पे है, और ये भी किस पे है, ये तो मूल बिंदु है ही x एक्सिस पे। तो ये इस प्रकार बन गया कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, ऐसे आपको तीन शीर्ष मिले हुए हैं। तो यहां देखिए, यहां जो आपका बिना चित्र बनाए बिना आप कैसे निकाल सकते थे, y बराबर जाना है आपको कहाँ, अब इसके समकक्षी तो मिलेगा आपको, कौन है शीर्ष, तो y बराबर तो -4 लेना है आपको, और x बराबर क्या लेना है आपको 4, तो x बराबर 4 और y बराबर -4, तो x बराबर 4 और y बराबर -4, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है चित्र में BD पैरेलल है RS के, जो कि पैरेलल है PQ के, यानी ये BD है, ये क्या है RS है, और ये PQ है। आपसे पूछा y और z का रेशियो क्या है, y/z। तो यहां देखते हैं अपन y/z का रेशियो क्या रहेगा। तो ये ऐसे कह रहा है y और z का रेशियो क्या रहेगा कि चित्र में ये दोनों 11 11 दे रखा है, उधर वो 3 3 दे रखा है। एक नॉर्मल सा प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूं। एक ट्रायंगल लेते हैं हम, ये वाला ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी समझिए। ट्रायंगल मान लीजिए ABC है। यदि मैं इस भुजा का मिड पॉइंट ले लूं, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, और इस भुजा का भी मैं क्या ले लूं, मिड पॉइंट ले लूं, और ये जो दोनों मिड पॉइंट हैं इनको मैं आपस में ऐसे मिला दूं। ठीक है जी, आपस में मिला दिया, तो इसका ये वाला रेशियो, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, ये 3 3 है, ये दोनों भी क्या है 1:1 में आएगा, और ये भी क्या आएगा 1:1 में। ये होती है मध्य बिंदु पर में। जब ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो इसके पैरेलल होगा, और इसका क्या होगा आधा, यानी ये 1 है तो ये क्या है 2 है। अब बात करते हैं हम इस वाले ट्राइंगल की। ये वाला ट्राइंगल आपके पास है, ये क्या है आपके पास 3:3। ठीक है, और ये बात, ये यहां नहीं दिया कि मध्य बिंदु है, इन दोनों का रेशियो नहीं दिया, लेकिन हमें एक बात दी गई क्या, ये दोनों आपस में कौन है, BD RS के पैरेलल है। जब ये इसके समांतर होती है तो इसको जिस अनुपात में काटती है उसी अनुपात में इसको काटेगी। इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है तो ये भी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ऐसे ही इधर, इधर की बात करें, Z इसके पैरेलल है कौन, PQ पैरेलल है, तो
वही बात है, इसको जिस अनुपात में काटेगी सेम 1:1 में इसको काटेगी। इसको भी तो 11:11 यानी 1:1 में काट रखा है, ये भी 1:1 में काट रखा है। इसका मतलब ये दोनों जो है ना आपके पास, ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब देखिए मिड पॉइंट है तो ये वाली जो y है, तो y बराबर हो गया x का आधा, x/2। क्यों, z था y यहाँ पे और यहाँ क्या लिखा हुआ है x, तो इसको y को हम क्या लिख सकते हैं, x/2 इस वाले ट्राइंगल से। इधर आते हैं, z है, ये भी किसका आधा है, x का, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, x/2। आपसे क्या पूछा, y और z का अनुपात, तो y भी क्या है, x/2, z भी क्या है, x/2, तो ये भी क्या हो गया 1:1। ये वाला y था और ये वाला z था, तो ये आ गया 1:1। चलते हैं आगे। अगला ये है, एक आयत है, उसका विकर्ण O पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एंगल BOC 68 डिग्री है, तो एंगल ODE क्या होगा। ऐसे चित्र बना लीजिए इस प्रकार का, आपने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, ABCD लगा देते हैं, ये हो गया ABC और D। अब विकर्ण O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, इसके विकर्ण डाल लेते हैं हम, ये इसका विकर्ण हो गए, ठीक है, ये O पे कट कर रहे हैं। आपको एंगल BOC 68 दिया, ये वाला एंगल दिया है 68, तो कंफर्म है ये भी कितना होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, जहां इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स की स्थिति होगी, तो जहां ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा। अब इसको यदि, पहली बात तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना कि आयत के विकर्ण इसको समद्विभाजित करते हैं अंत इसके शीर्ष कोण को ना, ये 90 का होता है पूरा, लेकिन ये दोनों 45-45 के नहीं होते। अब एक छोटा सा आपको काम करना है, क्या काम करना है, अब काम करते हैं हम ये इस वाले ट्राइंगल पे, ये वाले ट्राइंगल पे, ये वाले पे देखिएगा, ये क्या है, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। जब ये दोनों बराबर है तो ये वाला एंगल आपस में क्या रहेगा, बराबर, यानी यहाँ x है तो यहाँ भी क्या बढ़ेगा, x। और पता है ये जो नीले कलर से जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा, 180, तो 68 तो ये रह गया आपके पास, तो इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 में से 68 हटा दीजिए, 180 में से 68 हटाएंगे क्या बच जाएगा, 112, तो x बराबर 2 मिला के 112 है, तो 1 मिला के कितने का हो गया, 56 डिग्री का। इतना इजी सा सवाल था, देखिए 56 डिग्री इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं, ये कह रहा है 4 भिन्न असरेखीय बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अब नॉर्मली देखा जाए तो 4 भिन्न असरेखीय, एक दिमाग में अलग ही कंसेप्ट हो गया, 4 असरेखीय क्या होती है, कोलिनियर जो है आपके पास, ठीक है, वो 4 कोलिनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन, हाउ मेनी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम डिस्टेंट नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है, असरेखीय बिंदु। सरेखीय बिंदु क्या होता है, एक ही रेखा पे स्थित बिंदु है, जैसे एक लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, और इस पे पॉइंट डाल दिया आपने, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 ये हैं, ये सारे कैसे बिंदु होंगे, सरेखीय बिंदु होंगे। असरेखीय क्या है, जो एक सीधी रेखा में नहीं है, ठीक है, वो असरेखीय होंगे। तो यदि इस सवाल को आप देखते तो इतना आसान सवाल है, इसके लिए कोई गणित की कोई ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं चाहिए। 4 असरेखीय बिंदु, देखो पहले 3 असरेखीय बिंदु का कंसेप्ट समझते हैं। 3 असरेखीय बिंदु होते हैं ना, यदि 3 सरेखीय बिंदु होते हैं, सरेखीय कोलिनियर जो, वो सीधे सीधे हैं तो एक लाइन बनाएंगे। असरेखीय कोई भी एक इनमें से बाहर निकल गया, कोई भी एक बाहर निकल गया, तो कोई एक बाहर निकल गया तो ये लो, ये क्या बना लेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे। ऐसे 4 भिन्न असरेखीय बिंदु हैं, तो 4 भिन्न का मतलब ऐसे नहीं है कि 3 तो एक तरफ है, एक एक तरफ ना, असरेखीय यानी चारों एक लाइन पे नहीं है, हाँ 2 एक लाइन पे, 2 तो हमेशा एक लाइन पे होते ही होते हैं 2 बिंदु तो। अब जब 4 असरेखीय बिंदु होंगे तो सीधा सीधा चतुर्भुज बनाएंगे। 4 असरेखीय, कुछ कोई नहीं लगाना फॉर्मूला वगैरह, ये 4 असरेखीय बिंदु, 4 तक तो हम सीधा कर सकते हैं। अब 4 असरेखीय बिंदु से होके कितनी लाइनें जाएंगी, अब देखने को तो ये दोनों सीध में, ये दोनों सीध में, तो देखो 2 बिंदु तो हमेशा एक सीधी रेखा बनाते ही बनाते हैं, इनसे होके कितनी लाइनें जाएंगी, तो 1 2 3 4, 4 भेज दें, 4 से चल जाएगा काम, नहीं 2 ये भी जाएंगे, ये लो, तो 4 असरेखीय बिंदु से होके कितनी, अब सारे बिंदु आपस में जुड़ गए सीधे, तो 4 असरेखीय बिंदु से होके कितनी लाइनें जाएंगी, 6। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2, ये होता है इसका फॉर्मूला, किसका, कि n असरेखीय बिंदु से होके कितनी रेखाएं जाएंगी। तो यहाँ असरेखीय बिंदु क्या थे, 4,
4 में से n-1 3, ये लो। एक ये तरीका, ये मैथमेटिक्स का, ये प्रैक्टिकली है, अब जो भी आपको अच्छा लगे। अगला देखते हैं, एकल छूट जो 10 20 25 के समतुल्य है। तो 10 20 परसेंटेज में मैंने बताया हुआ 10% की छूट को आप लिखोगे सीधा 9/10। एक तो देखो सीधा तरीका आपको कि 10 और 20 की दो डिस्काउंट है, एक कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 10 और 20 30, 30 में से दो नहीं मिलेगा 10 का 20%, तो 30 में से ये तो 28% का डिस्काउंट हो गया, ये 25 का हो गया, 25 28 जोड़ो और 28 का, 25 और 28 हो गए 25, 50 और 3 53 हो गया। अब 28 का 25% नहीं मिलेगा आपको, तो 28 का 25% होता है कितना 7, तो इसमें से 7 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा तो 53 में से ये हो गया 46% आपको मिलेगा। ये तो तब आप एक्सपर्ट होंगे ऐसे जब आपको मुजबानी कैलकुलेशन आएगी कि एक्स और वाई का जो डिस्काउंट होता है। मैंने क्या यूज किया है कि एक डिस्काउंट x% है, एक डिस्काउंट y% है, तो टोटल डिस्काउंट क्या होगा। तो आपको पता है ये दो डिस्काउंट तो हो ही गए आपके एक्स और वाई, तो लेकिन जो एक्स पहले काट दिया उसका वाई नहीं मिलेगा, तो माइनस हटा दीजिए एक्स का y%। ठीक है, परसेंटेज वाली क्लास में इसके बारे में खूब अच्छे से समझाया हुआ है। अब देखिएगा बेसिकली कैसे करेंगे, 10% के डिस्काउंट को आप लिख देंगे सीधा गुणांक के तौर पे 9/10, 100 का माल 90 में तो 10 का माल 9 में। 20% का डिस्काउंट लिखा जाएगा 4/5, 25 का डिस्काउंट लिखा जाएगा 3/4, और कुछ नहीं मानो, न एक्स मानो कि माना अंकित मूल्य एक्स है या 100 है, कुछ नहीं मानना आपने, 4 से 4 कैंसिल हो गए। ठीक है, ये हो गया 9 27/50। अब देखिएगा 27/50 आ गया, यानी जो 50 का माल था ना, 50 का माल, अब 27 डिस्काउंट नहीं, 50 का माल मिल रहा है 27 में। जो चीजें मूल राशि 50 थी वो मूल राशि घटते घटते कितनी होगी 27। आपसे क्या पूछा, डिस्काउंट कितना है, तो 50 का माल 27 में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितना है 23 है, किस पे 50 पे। समझ गए 23 कहां से लाया, 50 रुपए यदि बेसिक राशि थी तो 27 न्यू वैल्यू है। ठीक है, तो कितना छूट हो गई इस पे, 23 की छूट हो गई। अब 23 की छूट 50 पे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 23 दूनी क्या हो गया 46, ये लो। अब जो तरीके आपको अच्छे लगे वो आप इस्तेमाल करिए, बस करना क्या है, कंपटीशन में टाइम कम रहेगा, आपको फटाफट आंसर निकालना है। अगला सवाल, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 साल में दोगुनी हो जाती है, 8 गुणी कितने में होगी, 5 साल है, 5 साल में 2 गुना हुई, अब 2 गुना, ठीक है, 5 साल में 2 गुना हुई, तो कितने साल में 8 गुना होगी। तो सुनिए चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, राशि जैसे गुणा है, समय घात के रूप में चलेगा, इतने समय में ये घटना हो रही है कि जैसे 2 गुना होने में 5 साल लग रहे हैं, हर 5 साल में वो दुगुना होती जाएगी। तो इतना सिंपल सवाल है, अब 2 गुना के फॉर्मेट में ही ये चलेगी। आपसे कभी नहीं पूछ सकता यहाँ पे कि 7 गुना कब होगी, कभी नहीं पूछ सकता। क्यों, क्योंकि समय किस में रहेगा, यहाँ घात में रहेगा, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि यहाँ 7 गुना कब होगी। अब देखिए कि कोई त्योहार है, कोई चीज है जो 2 साल में आती है एक बार गुणा के तौर पे, तो 2 × 2 × 2, ये लो कितना सिंपल है, 8 गुना हो गया, 8 गुना हो गया। अब ये जो दुगुना होने में कितने साल लगे, 5 साल। घटना क्या है, इधर से कोई राशि डालो ऐसे, और वो इधर से दुगुनी होके निकलेगी, लेकिन इसमें कितने दिन पड़ी रहेगी, 5 साल पड़ी रहेगी। अब एक डाला तो 2 बना, अब 2 चक्रवर्ती ब्याज है तो वो 2 वापस डलेगा, तो फिर 2 से क्या पैदा होगा 4, फिर 4 डलेगा तो 4 दूनी 8। तो ये घटना की आवर्ती जो है वो कितनी बार हो गई, 3 बार हो गई। अब 5 साल में वो घटना हो रही है, तो 3 बार होने में उसको कितना टाइम लगेगा, 5 साल 5 साल 5 साल, कितना 15 साल। ये तो हो गया आपका समझाने का तरीका। वैसे आप देखिए दुगुना होने में लग रहा है 5 साल, तो 8 गुना होने में कितना लगेगा, मैथमेटिक्स से कैसे करेंगे आप, 5 साल में राशि 2 गुना हुई, पूछा है 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, इसको बेस सेम करके पावर के तौर पे लिख लीजिए, 2 की पावर 1 और ये है 2 की पावर 3। ठीक है, 8 सेम, बेस सेम होगा तो ही आप ये सवाल कर पाएंगे। मैंने बताया 7 गुना नहीं पूछ सकता आपसे, 9 गुना नहीं पूछ सकता। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 5 साल है, तो 5 साल में एक पावर जो एक घात आ रही है तो 3 घात लेनी, यानी 5 5 कितनी बार आएगा, 3 बार। अब सीधा लिख दीजिए 5 किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 को, तो ऐसा कौन है जो 3 को इंडिकेट करेगा, तो 5 तिया कौन हो गया 15। ठीक है, ये हो गया आपके पास सवाल 15 वर्ष में, बड़ा सिंपल सवाल था। अगला देखिए, अगला सवाल है 21%, ये और भी सरल है। किसी संख्या का 21% क्या है 28, यूनिट सिस्टम है सीधा, 21 का मान क्या है 28, उसी संख्या का पूछा है, सेम नंबर का पूछा है,
तो 15% क्या होगा, ये लो 21 चॉकलेट 28 रुपए की आती हैं, तो 15 चॉकलेट कितने की आएंगी, बस यही सवाल है। 21 चॉकलेट 28 की आती है तो 15 कितने की आएंगी, आपको सीधा निकालना सिखा रखा है। क्या लिखेंगे आप, 28 गुणा 15, इसको इससे गुणा करेंगे और बटे में क्या लगा देंगे 21, यानी x% रिप्रेजेंट टू y, देन z% रिप्रेजेंटेड बाई y इंटू जेड डिवाइड बाई x। ये लो, ये यूनिट सिस्टम होता है, परसेंटेज वाले चैप्टर में खूब समझा रखा है। 7 चौक 28, 7 तिया 21, 3 पंजे 15, तो 5 चौके हो गया 20। अब बताओ, ये सवाल भी आपसे कंपटीशन में पूछे गए, सरल सरल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है एक आयताकार प्लाट की लंबाई और परिमाप का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई नहीं है भाई, लंबाई और परिमाप। ये कह रहा है ये रेशियो ऑफ द लेंथ एंड पेरीमीटर, लंबाई और परिमाप का अनुपात क्या है, 1:3 है। तो देखो, एक तरफ तो है लंबाई और एक तरफ क्या दे रखा है, परिमाप। अब आप जानते हो परिमाप में क्या होता है, परिमाप में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप लंबाई और चौड़ाई के योग का डबल। कैसे होता है, अब ये फॉर्मूला भी रट्टा मार रखा है बच्चों ने, एल एल होता है, बी बी होता है। पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करो वापस घूम के यहाँ आ जाओ, तो एल प्लस बी, एल प्लस बी, तो टोटल हो गया एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये चक्कर हो गया पूरा। तो ये हो गया 2l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब सुनिए, तो मैं यहाँ लिख दूं, मान लीजिए कि लंबाई और परिमाप का अनुपात 1:3 है। तो मान लिया लंबाई कोई भी यूनिट है, x यूनिट है, या लंबाई मान लीजिए पेरीमीटर p है, तो परिमाप क्या है इसका, 3p है। लंबाई p है, परिमाप 3p है। अब सुनिए, परिमाप में क्या है, चौड़ाई भी साथ है। अब चौड़ाई को मान लीजिए मैं y से या क्वेश्चन मार्क से इंडिकेट कर लेता हूँ, या y से इंडिकेट कर लूँ, तो लंबाई को y बोल दिया। तो इसमें क्या शामिल है, इसमें देखिए, तो 2 लंबाई की जगह मैंने लिखा p, चौड़ाई की जगह मैंने लिखा y, बराबर क्या है 3p। लंबाई चौड़ाई, p क्या था, इसका अनुपात था, इसलिए मैंने p और 3p लिख दिया। p अपनी मर्जी से लगाया, आप a लगाओ b लगाओ। अब सुनिए, ये हो गया 2p प्लस 2y बराबर हो गया 3p। अब ये हो गया 2y बराबर क्या आ गया, p आ गया, यानी चौड़ाई का डबल है कौन, लंबाई। p किसको बोल रहा था मैं, लंबाई को, y किसको, चौड़ाई को। क्या पूछा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो आपसे पूछा क्या, p बाई y पूछा, p लंबाई और y मैंने यहाँ क्या माना हुआ है, चौड़ाई। ठीक है, तो आपको पता है ये इसके वैल्यू क्या होगा, p का मान 2 और y का मान 1। जब भी कभी आप ऐसा कोई वैल्यू लिखा देखें इन फ्यूचर, छोटी सी बात बताऊं, कि जैसे ऐसे लिखा है 3x इज इक्वल टू 5y, और आपसे पूछा गया x इज टू y क्या होगा, तो आंख मूंद के लिखा करो 5:3। कैसे, जो जिसके साथ दिख रहा है ना उसका होता नहीं है। x का साथ कौन दिख रहा है, 3, तो x का मान 3 नहीं होगा, x का मान कौन होगा, 5, सामने वाला इसकी वैल्यू होगा। कैसे, आप यहां से लिखोगे 3x बराबर क्या था, 5y, तो यहां से लिखना था x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। ये लो, सेम ऐसे यहां से y का मान आ गया 1 और p का मान आ गया 2। p कौन था, लंबाई, तो लंबाई हो गई 2 और चौड़ाई हो गई 1। पहले लंबाई का मान है, तो पहले देखिए अनुपात में क्रम का ध्यान रखिएगा, जिसका नाम पहले आ गया ना उसका मान वैल्यू पहले आएगा। तो आपका आंसर 1 2 नहीं रहेगा, 2 1 रहेगा। अच्छा, चौड़ाई लंबाई का पूछता तो 1 2। उत्तर सेलेक्ट करते समय ध्यान रखना। ये देखो कितना सरल सवाल है, log बेस बी ए, log बेस सी बी, log बेस ए सी, इसका मान क्या होगा। इतना सरल सवाल दिया है लोग के टॉपिक में, मैं सोच रहा था कोई अच्छा सा सवाल मिलेगा। कितना सिंपल सवाल है। तो देखिएगा, एक फॉर्मूला लगेगा इसमें। फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए log x y लिख रहे हो आप, x बेस पे किसका मान निकाल रहे हो, y का, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा log y अपॉन log x। बस सेम बेस पे, बेस कुछ भी बना सकते हो अब आप, ई है, एफ है, जी है, जो अपनी मर्जी, ये ऊपर आ जाएगा। ये लो बेस चेंज करने का फॉर्मूला होता है कि लोग ई लिखना है तो लोग ई आएगा, तो लोग ई बेस ही आएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो ये वाला जो है बेस चेंज करने के लिए अपन चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं लोग ए ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर लिखा है वो ऊपर आएगा, नीचे लिखा है वो नीचे आएगा, इनटू इधर देखिए लोग बी ऊपर आएगा और सी कहाँ आएगा, नीचे, डिवाइड बाई लॉग सी। अब कई स्टूडेंट इसको ऐसे देख लेंगे तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको ना। कितना सिंपल चीज है, इधर क्या आ गया, लॉग सी ऊपर आएगा और लॉग ए नीचे आ गया। अब देखो ए से ए गया, ठीक है, ए से ए गया, अलग अलग काट देते हैं, ए से ए गया, बी से बी गया,
और ये लो सी से सी गए, ये तो खत्म हो गए सारे। तो ये हो गया 1:1, यानी क्या आंसर आ गया इसका 1। अब देखो कितना सरल सवाल है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है द्विघात समीकरण जिसका एक मूल ये है वो क्या होगा। अब इसके कई तरीके हैं इसको निकालने के लिए। एक मूल दे रखा है, x बराबर दे रखा है, तो ये x बराबर आपको दे रखा है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं कि x बराबर ये वैल्यू रख के देखें कौन सा जीरो हो रहा है। अब ऐसा करने से तो महाभारत हो जाएगी, हर बार स्क्वायर लेना पड़ेगा। दूसरा, अमूमन ये बात होती है कि √5 + 2 यदि एक मूल है ना, तो अपरिमेय राशियां जहां होती हैं, अपरिमेय राशियां, तो उसका दूसरा मूल भी सेम ही होता है, उसका सिर्फ साइन क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। तो हम ये मान लेंगे एक मूल ये है तो एक मूल फिर इसका यही आया होगा। एक मूल ये है, इस आधार पे हम यदि बात करें तो आपके पास इसका जो आंसर होगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं मूलों के योग से। या फिर इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है, एक मूल है इसका मतलब ये एक्स समीकरण हम इस प्रकार लिखते हैं x² + bx + c = 0। एक द्विघाती समीकरण है। अब मूल क्या होता कि इसमें x का कोई मान है वो मूल है, x का जो मान है वो मूल है। तो मैं सवाल को इसको ऐसे स्टार्ट कर लेता हूं कि x बराबर आपको दिया है √5 + 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। x बराबर क्या दिया हुआ है, √5 + 2। अब बात करते दोनों पक्षों का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो गया x² बराबर इधर आ गया, इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे दोनों पक्षों का। तो इधर हो गया क्या 5, ये तो पूरा 5 हो गया, प्लस इधर आ गया क्या 4, और इधर आपके पास क्या हो गया +4√5, ये हो गया। अब x² बराबर हो गया 9 + 4√5, ठीक है, 9 + 4√5। अब यहां से आपके पास ये आ गया x का मान, x² आ गया। अब दूसरा यदि मूल अपन निकालें तो x बराबर वापस से इसका रूट लेंगे, तो रूट वही होना है, एक बार पॉजिटिव आना और एक बार नेगेटिव। तो ये हम कंफर्म करने के लिए मैंने आपको बताया कि इस प्रकार हमने स्क्वायर ले लिया तो यही बन गया, ये बन गया। तो दूसरा मूल आपका पास इसी का वापस से क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो √9 + 4√5, ठीक है। अब अपन एक चीज को प्लस ले सकते हैं तो दूसरी को क्या ले सकते हैं, माइनस। यानी मैं यहाँ इसका अंडर रूट लूं तो माइनस ले लेंगे, एक को प्लस ले लेंगे। तो देखिएगा, अब एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले ले, √5 + 2 और दूसरा ले लिया √5 - 2। मूलों का जो योग है, मूलों का जो क्या है योग, अब मूलों का योग करेंगे तो मूलों का योग हो गया आपके पास 2 √5। मूलों का यदि हम गुणा कर दें तो गुणा a + b a - b है, तो a² - b² से हो जाएगा। तो a² - b² 5 -4 कितना हो गया 1। अब अल्फा प्लस बीटा, यानी ये अल्फा लेके ये हमने क्या निकाल लिया बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो ये है, और अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या है 1। समीकरण कैसे बनता है, समीकरण इस प्रकार बनेगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x + अल्फा बीटा, ठीक है। तो x² - अल्फा बीटा आपके पास कितना है, उधर आपको दे रखा है 2√5x और प्लस में क्या है 1। तो ये जो आपके पास है ये आपका हो गया राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 13 के 3 क्रमागत गुणकों का योग 390 है, ठीक है। मल्टीपल्स हैं 13 के और उनका योग कितना है 390 है। तो 13 का दूसरा गुणक क्या होगा। तो देखिए मल्टीपल्स इस प्रकार हैं, 13a, दूसरा है 13b और तीसरा है 13c। ऐसे 3 है जो क्रमागत हैं, लगातार है। हालांकि हम इसको ऐसे लिखते हैं, यदि मैथमेटिक्स से करते 13x, ठीक है, 13x + 1 और 13x + 2, इस प्रकार ये लिखा जाता मैथमेटिक्स से। अपन ऐसे नहीं करेंगे, कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन में हमको इस प्रकार की चीजें नहीं लगानी। ये मान लिया कि 3 गुणक है, जैसे ऐसे मान लिया ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, अपने को 13 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, 3 गुणक है। इन तीनों का योग कितना है 390 है। चूंकि तीनों क्रमागत हैं, 13 के गुणज हैं, तो ये क्या बढ़ाएंगे, एक समांतर श्रेणी बनाएंगे, 13 13 के अंतर से बढ़ेंगे। तो इन तीनों को जब हमने जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा तो क्या आया 390 आया। तो यदि हम एक छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं मीन का, माध्य यहां अप्लाई कर देते हैं। माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसका माध्य हो गया 130।
माध्य क्यों निकाला, सवाल में तो कहीं माध्य है ही नहीं, क्यों निकाल लिया? जब हमें पता चला कि ये एक समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी की माध्य और माध्यिका दोनों सेम होती है, यानी बीच वाला जो पद है ना वो ही उसका माध्य है, मिड पॉइंट, और वो ही उसकी क्या होती है, माध्यिका। मीडियन और मीन जो है दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या लिखा जाएगा, 130 लिखा जाएगा, बस हो गया सवाल। यहाँ 130 लिखा जाएगा, तो इससे जो पहले वाला है उससे 13 छोटा है तो 117 हो गया, बाद वाला 13 ज्यादा है 143, ये श्रेणी बनेगी आपके पास। तो इसका दूसरा गुणक क्या है, ठीक है। तो दूसरा गुणक पूछा था आपसे, ये पहला और ये दूसरा और ये लो, ये तो पहला निकालने की जरूरत ही नहीं था, आपसे दूसरा पूछ रहा था, तो यही आपका सवाल हो गया, ये लो 130 आपका दूसरा गुणक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके पास, इसका एक गुणनखंड क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स तो बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी। इसके फैक्टर अपने को करना है, तो अब ऐसी चीज देखी जहां कुछ कॉमन मिल जाए आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं, यहाँ बी है, यहाँ बी है, दो जगह बी है और यहाँ बी है, और तो बी वाला तो हम एक तरफ कर लेते हैं और बाकी हम एक तरफ कर लेते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना सवाल में। हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस, इधर ले लिया हमने क्या, बी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी। ये लो, ये ऐसा कैसे, यानी बी हमें यहाँ बी मिला, यहाँ बी था यहाँ, तो बी वाले पद एक तरफ कर लिए, क्यों, बी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ कॉमन आ गया आपके पास एक्स, क्या कॉमन आ गया, एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। प्लस आगे देखते हैं, सेम यही कहानी है, बी कॉमन आ गया, एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स प्लस आपके पास क्या आ रहा है, बी कॉमन लिया हुआ, हाँ ए प्लस सी, ये लो। अब दो पद आपके पास बन गए, दोनों पदों में सेम आपके पास क्या है, फैक्टर है, तो यहां से कॉमन ले लेंगे x प्लस ए प्लस सी, तो यहां से आपके पास बच गया x और यहां से बच गया b, तो ये x प्लस बी, ऑप्शन चेक करिए आपके पास x प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस सी, ऑप्शन आपके पास यही फर्स्ट ऑप्शन, तो ये आपका इसका सही आंसर हो गया। तो ये थे आपके पास कुछ छोटे छोटे एलडीसी के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसमें देखने से हमें ये पता चला है कि इसमें मेंशुरेशन जो है और अलजेब्रा जो है उसके अच्छे अच्छे सवाल आपसे पूछे गए, बाकी ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है, अर्थमेटिक बहुत नॉर्मल आ रहा है यहाँ पे। अभी जो लोग वगैरह वाले सवाल थे उसमें क्या छोटा सा ध्यान दे के आपको समझने की ज़रूरत है, कहीं सीधा सीधा आपके पास क्या है, कोई क्लू मिल रहा है और सवाल सीधा हल हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें कारगर साबित होंगी आपके लिए। धन्यवाद।